नमस्कार। अभी हम अर्थशास्त्र के पाठ क्रमांक 3 मुद्रा, बचत एवं साख इसका भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने मुद्रा क्या होती है ये जाना, मुद्रा के इतिहास के बारे में पढ़ा और विनिमय का रूप और उसकी कठिनाइयों के बारे में जाना, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां हुई उसी का समाधान प्राप्त करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया और इस तरह मौद्रिक प्रणाली का भी उत्पन्न हुआ। मुद्रा के 4 महत्वपूर्ण कार्य है: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। जैसे एक कहावत के द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं, मुद्रा के है 4 कार्य महान, मुद्रा के है 4 कार्य महान, माध्यम मापन संचय भुगतान। कैसे कैसे याद कर सकते हैं? मुद्रा के है 4 कार्य महान, माध्यम मापन संचय भुगतान। तो ये मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य है। हम इन सभी कार्यों को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है विनिमय का माध्यम। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, दोनों में मुद्रा मध्यस्थ का काम करती है। जैसे पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं कुछ चीज बेच रही हूँ, जैसे मैं एक बोरी गेहूं बेच रही हूँ और उसके बदले में मैं कुछ कपड़े खरीद रही हूँ। तो एक बोरी गेहूं मैंने 100 रुपए में बेची और उस 100 रुपए से मैंने कुछ कपड़े खरीदे। तो मुद्रा क्या है यहाँ पे? 100 रुपए, ये हमारी मुद्रा है। तो इसने क्या काम किया? मध्यस्थ का काम किया, खरीदने में और बेचने में। तो इससे क्या हुआ? जो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई थी, दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई, इससे हमें छुटकारा मिल गया। और इसी तरह मुद्रा से हम खरीद या बेचकर हमारी किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मुद्रा विधि ग्राह्य होती है, यानी कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, इसीलिए इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। अभी हम इसे उदाहरण के तौर पर एक 10 रुपए का नोट लेते हैं। आपने गौर किया क्या कभी कि जब भी किसी भी नोट, भारतीय रुपए की नोट होगी, उस पे यहाँ पे लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और यहाँ पे गवर्नर की साइन होती है। तब ये जब नोट बनी तब हमारे गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के उर्जित पटेल। तो सबसे पहले किसी भी नोट पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिखा है? गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। यहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। यहाँ पे IOU मतलब IOU का मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये क्या है? विधि ग्राह्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गारंटीड है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? मुद्रा विधि ग्राह्य होती है और मान्यता प्राप्त होती है, जिससे हमें इस मुद्रा को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा का कार्य क्या है? दूसरा कार्य मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। कैसे? जैसे देखिए, किसी वस्तु का कितना मूल्य या कितना दाम होगा ये पता लगाना अभी आसान हो गया है। पहले जैसे हमने जब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों में देखा था कि एक पर्टिकुलर वस्तु का हमें माप पता नहीं था कि मुझे एक बोरी गेहूं बेचने हैं और उसके बदले में मुझे दूध चाहिए, तो मैं एक बोरी गेहूं में कितना दूध ले सकती हूँ या कितना मुझे मिलना चाहिए, इसका हमारे पास मापक नहीं था। लेकिन अभी जब हमारे पास मुद्रा है तो हम क्या करते हैं? हाँ, 1 लीटर दूध 22 रुपए लीटर दूध है, हम ग्राहक है तो हम बेचने वाले को 22 रुपए देंगे और वो हमें 1 लीटर दूध प्रदान करेगा। तो इस तरह मुद्रा मूल्य के मापक होने से किस वस्तु का कितना मूल्य होगा ये पता लगाना आसान हो गया। प्रत्येक वस्तु को मापने का एक मापदंड होता है। जैसे अभी हमने बात की कि 22 रुपए प्रति लीटर दूध हम खरीद रहे हैं, तो दूध का मापक क्या हुआ? ये मुद्रा हुई। और कितने रुपए? 22 रुपए लीटर। तो यह मुद्रा उस दूध का मापदंड है।
या 22 रुपये। ठीक है। तीसरा कार्य मुद्रा का क्या है? विलंबित भुगतान का मान। जैसे हम देखते हैं आजकल अनेक आर्थिक कार्य उधार में किए जाते हैं, यानी भुगतान विलंबित हो जाता है। जैसे अगर कोई किराना की दुकान है तो हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम सामान लेके आते हैं और उनको बोलते हैं हाँ बही खाते में लिख लो, हम बाद में दे देंगे। इस तरह भुगतान विलंबित हो जाता है। तो मुद्रा इस भुगतान का सरल साधन है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अजय ने विजय से 1 साल के लिए 500 रुपए उधार लिए हैं और उसने ये 500 रुपए 1 साल बाद लौटा दिए। तो इस तरह विलंबित भुगतान की सुविधा हुई। हमने जब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए गाय का उदाहरण। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी गाय उधार दे दी 2 साल के लिए। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसका गोबर, उसका दूध, ऐसी चीजों के लिए उसने गाय का इस्तेमाल कर लिया। तो 2 साल के लिए तो उसका फायदा हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति ने गाय उधार दी थी उसका फायदा नहीं हुआ ना इसमें। लेकिन अगर आज के युग में जब मुद्रा हमारे पास है, जब हम मुद्रा से विनिमय करते हैं, तो हमें इस तरह की कठिनाई नहीं होती। जैसे इस उदाहरण में हमने देखा कि अजय ने विजय से 1 साल के लिए 500 रुपए लिए, तो वही 500 रुपए उसे 1 साल बाद वापस कर दिए गए और इससे दोनों का फायदा हुआ, मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ इस चीज में। चौथा कार्य मुद्रा का है मूल्य का संचय। मुद्रा को संचित या जमा करके रखा जा सकता है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? हम वस्तु के आदान प्रदान करते थे और हमने उसकी कठिनाइयों में भी ये देखा था कि संचय के लिए वहां पे प्रॉब्लम आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो चीजों के सड़ने या गलने या नष्ट हो जाने का खतरा था। लेकिन जैसे अभी मुद्रा है, मुद्रा क्या है? हमारे नोट, सिक्के हैं, हम इसको संचित करके रख सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें कोई भी सड़ने का या फिर गल जाने का खतरा नहीं है। यह भी एक काम, यानी कि मूल्य का संचय करने का काम मुद्रा करती है। अगला है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्रय शक्ति होता क्या है। मुद्रा की एक इकाई के साथ खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट है, तो उस अमाउंट के साथ हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, इसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? कठिनाई होती थी खरीदने और बेचने में, तो हमें अपनी संपत्ति वहीं पे छोड़ के दूसरी जगह पे बस सकते थे। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? मैं एक जगह पे रहती हूँ, मैं इसको बेच सकती हूँ, इतने अगर मेरा एक घर है, इतने लाख की मैं कीमत लगा सकती हूँ, और 2 लाख की सपोज कीमत लगाई है, तो 2 लाख का मैं ये घर बेच के कहीं और चली जा सकती हूँ, किसी नए शहर में, वहां पे अपने सेटल हो सकती हूँ। और यह बस मुद्रा से संभव हो पाया है। तो 5वां कार्य क्या है मुद्रा का? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। छठा है साख का आधार। साख क्या होता है? साख ऋण लौटाने की या भुगतान करने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति की ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता को हम साख कहते हैं। यह सारा विश्वास पे आधारित होता है। मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण साख पत्र जैसे कि चेक होता है, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट होता है, आदि का इस्तेमाल होता है। चेक का वगैरह इस्तेमाल कैसे? मुद्रा के कारण ही होता है। अगर मुद्रा ना हुई तो हम चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीजें प्रचलन में नहीं रह सकती। अभी देखिए, बैंक में पर्याप्त मुद्रा के होने पर ही जमाकर्ता चेक का इस्तेमाल कर सकता है। आपने चेक बाउंसिंग का नाम बारे में सुना होगा कि अगर मेरे पास में 0 अकाउंट है और मैं बैंक में चेक जमा करने जा रही हूँ तो वो चेक बाउंस हो जाता है। अगर मेरे अकाउंट में मुद्रा है ही नहीं तो, या और मैं जमा करता हूँ,
तो हम चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह चेक बाउंस हो जाता है। व्यापारिक बैंक साख का सृजन नकद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं। क्या लिखा है? व्यापारिक बैंक साख का सृजन, साख कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नकद कोष के आधार पर ही। उनके बैंक में कितने नकद राशि या फिर कितने नकद कोष है, इसके आधार पर वो साख का सृजन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर नकद मुद्रा का कोष ज्यादा है, नकद मुद्रा का कोष अधिक है, तो अधिक साख निर्माण होगी। और अगर नकद मुद्रा का कोष कम है, कम राशि है, तो साख की मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर काम करती है। अब हम जानेंगे मुद्रा है क्या। आप सोचिए, अगर मुद्रा का हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? किसी के दिमाग में आता है सिक्के, किसी के दिमाग में आएगा नोट, किसी डांसर के दिमाग में वो जो हम क्लासिकल डांसिंग में मुद्राएं होती है वो आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मुद्रा क्या है, ये हम अभी जानेंगे। मुद्रा किसी कागज टुकड़े या धातु से भी अभिप्राय रखती है। बोलचाल की भाषा में धातु से बने सिक्कों को मुद्रा समझा जाता है। तो हमारी पुस्तक में अनेक व्याख्याएं दी गई है। हम पुस्तक की उन व्याख्याओं से अभी परिचय कराते हैं। प्रोफेसर हार्टले विट्स उन्होंने क्या बताया है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबन का कहना है मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। क्या कहते हैं कोलबन? मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, हमने मूल्य के मापक के बारे में अभी जाना, और भुगतान का साधन है, उसे मुद्रा कहते हैं। नेप क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। सेलिगमैन क्या कहते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। अभी इसमें कॉमन चीजें निकालिए। क्या बोला गया है? मुद्रा का कार्य करती है, यह बोला कि मूल्य का मापक होना चाहिए, मुद्रा राज्य द्वारा घोषित की जाती है, और जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो इस सारी चीजों को ऐड करके हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं जो इस प्रकार है। सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु। फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, वह मुद्रा कहलाती है। इसे ध्यान रखने के लिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो स्वीकृति प्राप्त है, विधिग्राह्य और स्वतंत्र रूप से प्रचलित है, वैसी वस्तु। और फिर जो चार कार्य दिए हैं, हमने पढ़े हैं मुद्रा के कार्य, उनको लिख देना है। तो इन दोनों का एडिशन करके क्या बन जाती है? मुद्रा की व्याख्या। एक बार पढ़ लेते हैं। मुद्रा क्या है? सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, वह मुद्रा कहलाती है। ठीक है। अभी हम जानेंगे मुद्रा के विकास के बारे में। विकास यानी क्या होता है? एक छोटे स्तर से बड़े बड़े स्तर तक पहुंचना। मतलब जरूरी नहीं कि स्तर, लेकिन फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। तो इसी तरह मुद्रा का भी विकास हुआ है, समय के साथ मुद्रा का विकास हुआ है। हमने सबसे पहले जाना था वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। उस समय से आज के जगत में जब हम मुद्रा का हम इस्तेमाल करते हैं आदान प्रदान के लिए, अभी हम इसके बारे में जानेंगे।
मुद्रा का विकास पहले जैसे वस्तु विनिमय था, फिर वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा आई, उसके बाद सिक्के आए, उसके बाद पत्र मुद्रा और अभी साख मुद्रा। वस्तु विनिमय में क्या होता था, जैसे हमने पढ़ा, वस्तु की लेन देन से विनिमय किया जाता था। फिर वस्तु मुद्रा, किसी एक वस्तु को कोई कार्य संपन्न करने के लिए चुना जाता था। जैसे शिकारी युग में जब हमारे पूर्वज शिकार करने जाते थे तो जो जानवर होते थे उनकी चमड़ी, या फिर कृषि युग में अनाज के माध्यम से हम विनिमय करते थे। उसके बाद क्या आया, धात्विक मुद्रा। पीतल या तांबे जैसे धातुओं से बनी मुद्रा धात्विक मुद्रा कहलाती है। जैसे शिवाजी महाराज या फिर मुगल के समय में ये धात्विक मुद्रा पाई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे सिक्के आने लगे, जैसे सोना, चांदी आदि से बनी वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चलित होता है उसे सिक्का कहते हैं। उसके बाद पत्र मुद्रा, जिसे हम पेपर मनी कहते हैं, जैसे नोटें होती है अपनी 10 की नोट, 100 की नोट, उसे क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा क्या होती है, देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे हम कागजी मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर जो पहले 10 रुपए की नोट देखी वो कागज से बनी हुई होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, सरकार की मुहर लगाई होती है, गवर्नर की साइन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा। यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, इसे पढ़ते हैं। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं, और 2 रुपए या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक, कौन सा है देश का केंद्रीय बैंक, हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा चलाए जाते हैं। अब साख मुद्रा के बारे में जानेंगे। साख मुद्रा क्या होता है, जैसे चेक होते हैं, हम चेक लिखते हैं कि हाँ इसके अकाउंट में हमें इतने इतने पैसे डालने हैं, तो हम ये चेक बैंक में जमा करके आते हैं, तो साख मुद्रा क्या होती है, चेक, हुंडी आदि चेक आदि साख मुद्रा होती है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, आप सबने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके बारे में सुना ही होगा। अब तो हम इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने तो इसे इस्तेमाल भी किया होगा। एटीएम क्या होता है, एटीएम तथा डेबिट कार्ड, एटीएम को हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, डेबिट मतलब पैसे निकालना, ठीक है। तो प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी मुद्रा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि एटीएम, फुल फॉर्म क्या है एटीएम का, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। आपके शहरों में या फिर कस्बों में कहीं एटीएम होगा तो वहां पे एक ऐसे रूम होती है, वहां पे एटीएम मशीन होती है, तो उसमें से हम अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, तब हमें पैसे मिलते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमारे पास जैसे इस तस्वीर में देखिए, ये इसको क्या कहते हैं, एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, कार्ड नंबर लिखा होता है, किसका कार्ड किसके नाम पे ये कार्ड है, उस कार्ड होल्डर का नाम होता है और एक्सपायरेशन डेट होती है। तो ये कार्ड हमें क्या करना होता है, वो एटीएम मशीन होती है उसके अंदर डालना पड़ता है, फिर वहां पे हमें अपना पिन डालना पड़ता है। वो 4 डिजिट का पिन होता है, वह किसी से भी हमें शेयर नहीं करना, किसी को भी बताना नहीं, वो बस हमारे, आप अपने दिमाग में बस याद करके रखना होता है। तो उस पिन को हमें वहां पे डालना पड़ता है, और कितने रुपए आपको निकालने हैं वो अमाउंट डालनी है, और उसके बाद आपको जितने, जैसे आपने 5000 की अमाउंट डाली, फिर आपने पिन डाला अपना, जो 4 डिजिट का जो पिन होता है वो डाला, तो उसके बाद आपको उस 5000 रुपए उस एटीएम मशीन से बाहर निकलेंगे। इस तरह हम कैश एटीएम से निकाल सकते हैं। और जैसे अनेक बड़े बड़े बैंकों ने यह सुविधा अपने ग्राहकों को पहुंचाई है। अगर आप देखेंगे जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन बैंकों के एटीएम हम जगह जगह पे पाए जाते हैं। अभी दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक
उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो बैंक क्या करती है, हमारे पास अभी क्रेडिट कार्ड है, मेरे नाम का है, सृष्टि का एक क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक क्या करेगी, एक राशि निर्धारित करेगी और फिर मैं ये क्रेडिट कार्ड जब यूज करूंगी तो निर्धारित जो जितनी राशि है उसी राशि का मैं इस्तेमाल कर सकूंगी इस क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रेडिट कार्ड का बैंक साख की, बैंक मतलब व्यक्ति की साख की राशि निर्धारित करती है, जो कि डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके बैंक में 50,000 है तो आप 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक एक निर्धारित राशि देती है और उसी राशि में हम अपने वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। अभी हम जानेंगे मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में। मुद्रा, जैसे हमने शुरुआत से पढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मुद्रा के अलावा आर्थिक प्रगति असंभव है। जैसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिससे हमें आदान प्रदान करने के लिए या विनिमय करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ वैसे वैसे हमें उन कठिनाइयों का समाधान मिला और हम अब बहुत ही सरलता से विनिमय कर सकते हैं। तो मुद्रा के ना होने से हमारी आर्थिक प्रगति असंभव है। हमारा आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। घर से बाहर निकलो तो आप कहीं जाने के लिए आप बस में चढ़ोगे या फिर कहीं भी जाओगे तो हमें जाने के लिए टिकट निकालना पड़ेगा। टिकट कैसे मिलेगा तुम्हें, पैसे देने से मिलेगा। बस सब्जी भाजी खरीद रहे हो, कैसे मिलेगी, जब आप उनको निर्धारित राशि जो उनको जो बेचने की राशि है या खरीदने की राशि है तभी हमें वो चीज प्राप्त हो सकती है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि मुद्रा के द्वारा हमारा जीवन प्रभावित होता है। पुस्तक में अनेक व्याख्याएं दी गई है, हम उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। प्रेस्कॉट, जैसे शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। क्राउथर कहते हैं, ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे कि यंत्र शास्त्र में चक्र का आविष्कार हुआ, विज्ञान में अग्नि का आविष्कार हुआ, राजनीति शास्त्र में वोट इसका आविष्कार हुआ। तो इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में मुद्रा का सर्वाधिक महत्व है और मुद्रा एक उपयोगी आविष्कार माना जाता है जिसके ऊपर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आधारित है। तो प्रोफेसर पीवू कहते हैं, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस तरह हमने मुद्रा के आर्थिक महत्व को भी जाना। यही हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है।